जय हिंद फ्रेंड्स, नमस्कार। वाक्य विचार प्रश्नोत्तरी का आज पार्ट 2 का वीडियो है। पार्ट 1 हमने पहले डाल दिया है, उसमें भी वाक्य विचार से संबंधित सभी टॉपिक पर बनने वाले प्रश्न डाले हैं। और आज भी हमने वाक्य विचार में जितने भी टॉपिक आते हैं, चाहे वो पदबंध से संबंधित हो, वाच्य हो, वाक्य के भेद हो या अन्य कोई भी टॉपिक हो, उन सभी से संबंधित प्रश्न इनमें डाले हैं। तो इन 50 प्रश्नों का जो पार्ट 1 और पार्ट 2 में संग्रह है, उन सभी प्रश्नों को आप ध्यान से पढ़िए। मैं उम्मीद करती हूँ, विश्वास दिलाती हूँ कि वाक्य से संबंधित कोई भी प्रश्न आपका परीक्षा में गलत नहीं होगा। ये सभी टॉपिक रीट में और रीट के अतिरिक्त अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आते हैं और इनमें से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आपने इससे संबंधित जो भी वीडियो हैं अतिशय अकेडमी पे सर्च करके आप देख लीजिए, उसके बाद प्रश्नोत्तरी को हल कीजिए, तो आपका कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। तो अब हम शुरू करते हैं प्रश्नों को। प्रयोग एवं संरचना के आधार पर वाक्य का भेद नहीं है। प्रयोग एवं संरचना के आधार पर वाक्य का भेद नहीं है। साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य और समूह वाक्य। हमें पता है प्रयोग एवं संरचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। 3 कौन कौन से? साधारण या सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। तो कौन सा नहीं है इसमें? समूह वाक्य नहीं है। तो हमारा सही आंसर होगा समूह वाक्य। दूसरा है एक से अधिक साधारण वाक्य जो संयोजक शब्द से जुड़े हुए होते हैं, उन्हें कहते हैं। देखो, हमें केवल इन्हें याद ही नहीं करना है कि भेद याद कर लिए, किसका क्या भेद है और किसको क्या कहते हैं। प्रश्न को घुमा फिरा कर देते हैं, तो उन सभी बारीकियों से चीज़ों को देखो और याद करो ताकि प्रश्न में कोई गलती नहीं हो। तो एक से अधिक साधारण वाक्य जो संयोजक शब्द से जुड़े हो, संयोजक शब्दों से जुड़े होने के कारण उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं मिश्र वाक्य, समूह वाक्य, संयुक्त वाक्य या सरल वाक्य। तो देखो, सरल वाक्य नहीं कहते, समूह वाक्य भी उन्हें नहीं कहते हैं। तो एक से अधिक साधारण वाक्य, अगर साधारण 2 वाक्य हैं तो वो संयुक्त वाक्य होंगे। और अगर वाक्य में आए एक प्रधान उपवाक्य और दूसरा आश्रित उपवाक्य, तो वह होगा हमारा मिश्र वाक्य। तो यहाँ हमें ध्यान रखना है कि प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न है, ईश्वर सबका भला करे किस प्रकार का वाक्य है? जो हमने वाक्य के प्रकार पढ़े हैं उनमें हमने देखा था कि अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। उन 8 भेद में जो ईश्वर सबका भला करे तो किस प्रकार का वाक्य होगा? संकेतार्थक, इच्छार्थक वाक्य, आज्ञार्थक वाक्य या संदेहार्थक वाक्य। तो हमारा सही आंसर होगा इच्छार्थक वाक्य। अगला है, निम्न में से कर्मवाच्य है। प्रश्न में पूछा गया है कि कर्मवाच्य कौन सा है। ये वाच्य से संबंधित प्रश्न है। 4 वाक्य दिए हुए हैं। भालू से चला नहीं जाता, गीता नाच रही है, कुत्ते ने रोटी खाई, बालक से हंसा नहीं जाता। यहाँ हमें प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? कर्मवाच्य। तो हमें ध्यान देना है कि वाक्य में कर्म निश्चित रूप से होगा, सकर्मक वाक्य होगा। तो वहाँ हमारा सही आंसर है कुत्ते ने रोटी खाई, क्योंकि जो रोटी शब्द है यहाँ कर्म है और कर्म के अनुसार क्रिया है। वाच्य में हमें यही देखना है कि जो क्रिया होती है वह किसके अनुसार है? कर्ता के अनुसार है, क्रिया के अनुसार है, कर्ता के अनुसार है या कर्म के अनुसार है? तो यहाँ जो क्रिया है वो कर्म के अनुसार है। तो सही आंसर है स। अगला प्रश्न है, जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य और अन्य आश्रित वाक्य से जुड़े होते हैं वह वाक्य होता है। जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य हो और अन्य जो वाक्य हैं वो आश्रित वाक्य से जुड़े हों, यानी प्रधान वाक्य और आश्रित वाक्य किसी योजक शब्द से जुड़े हुए होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? जैसा ऊपर प्रश्न में बताया मैंने, जहाँ 2 साधारण वाक्य जुड़े होते हैं उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं, लेकिन जब एक प्रधान उपवाक्य से अन्य कोई आश्रित वाक्य जुड़ा हो तो उसे मिश्र वाक्य कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जिसने आपको धोखा दिया वह माफ़ी भी मांगेगा। किस प्रकार का उपवाक्य है? तो जो आश्रित उपवाक्य थे उनके 3 भेद थे। मिश्र वाक्य में उपवाक्य होते हैं और ये उपवाक्य 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, सर्वनाम उपवाक्य या क्रिया विशेषण उपवाक्य। तो यहाँ हमने अगर वीडियो देखा है, पढ़ा है, तो हमें पता है कि सर्वनाम उपवाक्य उसमें नहीं होता है। और इन 3 में से भी जो ये वाक्य दिया हुआ है उसमें किस प्रकार का है? जिसने आपको धोखा दिया वह माफ़ी भी मांगेगा। तो यहाँ किस पर जोर दिया गया है? जिसने आपको धोखा दिया वह माफ़ी भी मांगेगा, यानी विशेषण
उपवाक्य है। अगला है सारे दिन खेलते रहोगे तो पढ़ाई कब करोगे। यहाँ किस पर जोर दिया जा रहा है, क्रिया पर। तो सारे दिन खेलते रहोगे तो पढ़ाई कब करोगे, तो यह है क्रिया विशेषण उपवाक्य। मेरी वह सहेली अध्यापिका बन गई जो मेरे साथ पढ़ते थे, किस प्रकार का उपवाक्य है। मेरी वह सहेली अध्यापिका बन गई जो मेरे साथ पढ़ती थी, तो यह भी विशेषता बताइए किसकी, मेरी उस सहेली की जो अध्यापिका बन गई और मेरे साथ पढ़ती थी, तो यह है विशेषण प्रधान उपवाक्य। अगला है जिसकी लाठी उसकी भैंस वाक्य है। तो वाक्य का कौन सा प्रकार है ये, साधारण वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, समूह वाक्य। तो यह है मिश्र वाक्य। जैसा कि हमने वीडियो में बताया था कि सभी प्रकार के मुहावरे और लोकोक्तियाँ मिश्र वाक्य होते हैं। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि इन प्रश्नों को हल करने से पहले आप वाक्य विचार से संबंधित सभी वीडियो अतिशय अकेडमी पर सर्च करके पढ़ लें, क्योंकि उनमें बहुत अच्छे से समझाया हुआ है और उसके बाद में आप प्रश्नों को हल करें तो आपको जो परीक्षा है उसमें बहुत आसानी रहेगी और कोई प्रश्न गलत भी नहीं होगा। अचरज या आश्चर्य के भाव का बोध कराने वाले वाक्य होते हैं, जिसमें अचरज हो, आश्चर्य हो, हर्ष हो, शौक हो, इस प्रकार का भाव प्रकट करे तो वो किस प्रकार के वाक्य होंगे, विस्मयादिबोधक, प्रश्नार्थक वाक्य, निषेधार्थक वाक्य, इच्छार्थक वाक्य। इच्छार्थक वाक्य में जैसा ऊपर प्रश्न आया था कि हम किसी के लिए इच्छा व्यक्त करते हैं कि आपका भला हो या आपको हमने श्राप, आशीर्वाद, एक किसी भी प्रकार की इच्छा प्रकट की जाती है, वह इच्छार्थक वाक्य होते हैं। कोई प्रश्न पूछा जाए तो वो प्रश्नार्थक वाक्य होते हैं। अगर मना करना हो, जिसमें मना करना या नहीं करने की बात की जाए, तो वो निषेधार्थक वाक्य होते हैं, निषेध हो। लेकिन जहाँ अचरज, आश्चर्य, हर्ष, शोक आदि का भाव हो, वह विस्मयादिबोधक वाक्य होते हैं। तो हमारा सही आंसर होगा अ, विस्मयादिबोधक। अगला है वाक्य में कारकों के क्रम में सर्वप्रथम कौन सा कारक लिखा जाता है। देखो ये भी ध्यान देने की बात है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो कारकों का क्रम होता है वह कर्ता, कर्म, करण इस प्रकार से 1 2 3 के क्रम में होता है। 1 2 3 4 5 6 के क्रम में होता है। हम जानते हैं कारक के प्रकार 8 भेद होते हैं कारक के, यानी 8 प्रकार के कारक होते हैं। लेकिन अगर वाक्य में जो कारकों का प्रयोग होता है उसका क्रम कुछ अलग होता है। उसका क्रम होता है 8, 1 7 6 5 4 3 2 2 इस प्रकार का होता है। एक पहले आ जाता है। तो हम देखेंगे कि जो कारक होता है 8वां कारक कौन सा होता है। तो यहाँ उसी प्रश्न का उत्तर देना है, कर्ता कारक, कर्म कारक, संप्रदान कारक, संबोधन कारक। अगर किसी ने इस प्रकार का पढ़ा है कि वाक्य में कारकों का प्रयोग किस क्रम में होता है तो उसे आ जाएगा। अन्यथा जैसा मैंने बताया कि जो वाक्य में प्रयोग होता है वो क्रम कुछ अलग होता है। 8 नंबर का जो कारक है संबोधन कारक, वो सर्वप्रथम प्रयोग होता है। हम किसी को भी संबोधन करते हैं तो वो सर्वप्रथम लिखा जाता है, इसलिए इसका जो क्रम है वो 8 1 7 6 5 4 3 2 के क्रम में होता है। अगला प्रश्न है वाक्य की प्रकृति पहचान करने के लिए वाक्य में किसका अध्ययन किया जाता है। देखो प्रश्न इसी प्रकार से परीक्षा में पूछे जाते हैं जहां हम कंफ्यूज हो जाएं। ये प्रश्न इसी प्रकार का है, वाक्य में प्रकृति की पहचान, जो वाक्य की प्रकृति है, किस प्रकार का वाक्य है, उसकी पहचान करने के लिए वाक्य में किसका अध्ययन किया जाता है। जो वाच्य होते हैं, क्रिया के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं, उसमें किस प्रकार का किस प्रकार से वाक्य को पहचानते हैं। कर्ता का अध्ययन किया जाता है, कर्म का किया जाता है, क्रिया का किया जाता है या लिंग वचन का किया जाता है। तो ये बहुत कन्फ्यूजन पैदा करने वाला प्रश्न है, तो इसका सही आंसर होगा क्रिया का अध्ययन किया जाता है। कैसे, क्रिया किसके अनुसार है, यहाँ देखा जाता है कि क्रिया किसके अनुसार है। क्रिया का अध्ययन करके हम पता लगाते हैं कि वाक्य यानी वाच्य किस प्रकार का है, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य या भाववाच्य है। तो सही आंसर होगा क्रिया का अध्ययन करके। और क्रिया किसके अनुसार है यही तो हमें पता लगाना होता है। हम देखते हैं वाक्य में कर्ता भी होता है, कर्म भी होता है, लिंग वचन भी होता है, तो फिर ये कौन सा प्रश्न आ गया कि किसका अध्ययन किया जाता है। तो हमें ध्यान रखना है, हमें वाक्य में क्रिया देखनी होती है कि क्रिया कर्ता के अनुसार है, कर्म के अनुसार है। अगर कर्ता के अनुसार है तो उसका जो लिंग वचन है वो कर्ता के अनुसार होगा,
और कर्म के अनुसार है, यानी कर्म वाच्य है तो उसका लिंग वचन कर्म के अनुसार होगा। तो अध्ययन किसका किया गया? अध्ययन किया गया क्रिया का। तो सही आंसर होगा क्रिया। अगला प्रश्न देखते हैं। वाक्य में यदि कर्ता विभक्ति रहित हो, ध्यान दें, वाक्य में यदि कर्ता विभक्ति रहित हो तो क्रिया का लिंग वचन सदैव किसके अनुसार होगा? कर्ता के अनुसार, कर्म के अनुसार, करण के अनुसार, या कोई नहीं? तो प्रश्न का आंसर है कर्ता के अनुसार। हमें पता है वाक्य में यदि कर्ता विभक्ति रहित हो तो क्रिया का लिंग वचन सदैव कर्ता के अनुसार होता है। जैसे राम चलता है, तो किसके अनुसार हुआ? राम कर्ता है और इसका जो लिंग और वचन है वो कर्ता के अनुसार है, राम के अनुसार है। तो सदैव किसके अनुसार होगा? कर्ता के अनुसार। ये भी वाच्य से संबंधित ही प्रश्न है। तो ये जो वाक्य है वो कर्तृवाच्य है। अगर यहाँ वाक्य आ जाए राम पुस्तक, सॉरी क्योंकि ये भी विभक्ति रहित दिख गया, यहाँ विभक्ति लगा देती हूँ मैं, राम ने पुस्तक पढ़ी। अब यहाँ ध्यान दो, कर्ता है राम, लेकिन क्रिया किसके अनुसार है? इसका लिंग स्त्रीलिंग है। तो हमें ध्यान रखना है कि क्रिया का ही अध्ययन करना है और क्रिया पर ध्यान देना है कि क्रिया किसके अनुसार है। क्रिया राम के अनुसार है? नहीं, क्रिया किसके अनुसार है? पुस्तक के अनुसार। और पुस्तक यहाँ क्या है? पुस्तक यहाँ कर्म है। पुस्तक कर्म होने के कारण क्रिया कर्म के अनुसार है और इसी वजह से ये कर्म वाच्य है। ये सब हमने वीडियो में बताया हुआ है, इसलिए आप वीडियो को देखें, पढ़ें और इन सब चीज़ों को आसानी से समझें। कौन सा वाक्य कर्म वाच्य नहीं है? तो यहाँ 4 वाक्य दिए हुए हैं, उनमें हमें देखना है कि कौन सा वाक्य कर्म वाच्य नहीं है। अगर आपने अभी जो पिछला प्रश्न सॉल्व किया उसमें भी अगर आपने ध्यान दिया है तो आप इस प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हो। रवि ने पुस्तक पढ़ी, रवीना ने अखबार पढ़ा, गीता खाना बना रही है, अयांश द्वारा दूध पिया गया। कर्मवाच्य नहीं है, कर्मवाच्य नहीं है, ये देखना है हमें। रवि ने पुस्तक पढ़ी, ये रवि पुल्लिंग है जबकि क्रिया स्त्रीलिंग है। रवीना ने अखबार पढ़ा, रवीना स्त्रीलिंग है लेकिन जो क्रिया है वह पुल्लिंग के अनुसार है। क्यों? क्योंकि यहाँ कर्म के अनुसार क्रिया है। पुस्तक स्त्रीलिंग है, क्रिया स्त्रीलिंग की। अखबार पुल्लिंग है, क्रिया भी पुल्लिंग के अनुसार। तो ये दोनों वाक्य देखो कर्म के अनुसार है, तो कर्म वाच्य नहीं है पूछ रहा है। गीता खाना बना रही है, अयांश द्वारा दूध पिया गया। यहाँ जो द्वारा होता है, द्वारा शब्द आ जाता है और दूध पिया गया, ये भी कर्मवाच्य। तो हमारा सही आंसर होगा कि गीता खाना बनाती है या बना रही है। तो ये हमारा सही आंसर है, गीता खाना बना रही है, सही आंसर। बाकी सब कर्मवाच्य है। कुश्ती लड़ने वाला पहलवान अखाड़े में दूसरे पहलवान का इंतजार कर रहा है, रेखांकित में पदबंध है। यहाँ प्रश्न पदबंध से संबंधित है। तो देखो हमने पदबंध में देखा था, पढ़ा था कि अक्सर जो वाक्य है उसमें रेखांकित शब्द होंगे, कुछ पदों का समूह होगा। उन पदों के समूह में जो रेखांकित अंतिम शब्द है उस पर हमें ध्यान देना है कि वह किस प्रकार का है। संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है या अन्य कोई और है। तो यहाँ जो पहलवान शब्द है वो संज्ञा शब्द है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? संज्ञा पदबंध। क्योंकि ये जो पहलवान शब्द संज्ञा शब्द है और पहलवान की ही विशेषता बताने वाले ये शब्द है, यानी ये पद है और इन पदों का समूह क्या कहलाएगा? पदबंध। और किस प्रकार का है? संज्ञा शब्द अंतिम रेखांकित शब्द है, इसलिए संज्ञा पदबंध है। अगला प्रश्न है, निम्न में क्रिया पदबंध का उदाहरण है। अब हमें क्रिया पदबंध देखनी है। जो वाक्य दिए हुए हैं उनमें क्रिया पदबंध कौन सा है? जो मेहनत करते हैं वह सफल होते हैं। जो और वह, ये एक विशेषता बता रहे हैं उसकी, जो मेहनत करता है, तो विशेषण पदबंध का है। अगला है, मेरा प्रिय छात्र राजू परीक्षा में सफल हो गया। यहाँ राजू संज्ञा पदबंध है। रागिनी धीरे धीरे चलती है,
मेरे पिताजी जयपुर से फल लाए, मेरे पिताजी जयपुर से फल लाए, ये भी संज्ञा पदबंध। अब रागिनी धीरे धीरे चलती है, तो चलने की विशेषता कौन से शब्द बता रहे हैं? धीरे धीरे, तो यह क्रिया पदबंध है। वाक्य में अर्थ को प्रकट करने के लिए उपयुक्त शब्दों का प्रयोग नहीं हो तो किस प्रकार की अशुद्धि होगी? तो यह है हमारे वाक्य के गुण, तत्व या कोटि संबंधित प्रश्न। तो यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है कि वाक्य में अर्थ प्रकट करने के लिए उपयुक्त शब्दों का प्रयोग नहीं हो तो किस प्रकार की अशुद्धि होगी? तो योग्यता, आकांक्षा, आसक्ति व अन्विति में से हमारा सही आंसर है योग्यता संबंधी अशुद्धि। योग्यता संबंधी अशुद्धि, अर्थ को प्रकट करने वाले शब्दों का प्रयोग अगर नहीं किया गया है उपयुक्त ढंग से तो वह योग्यता संबंधी अशुद्धि होती है। अगला प्रश्न है, वाक्य में आसक्ति या सन्निधि संबंधी गुणों की क्या पहचान है? शब्दों का सही क्रम, सभी शब्दों का सही समय पर उच्चारण, उपयुक्त शब्द का प्रयोग, लिंग वचन पुरुष का सामंजस्य। तो इसका सही आंसर होगा सभी शब्दों का सही समय पर उच्चारण। अगर सही समय पर उच्चारण किया गया है तो कोई दोष नहीं है, अगर सही शब्दों का उच्चारण सही समय पर नहीं किया गया तो आसक्ति या सन्निधि संबंधी दोष होगा। अगला प्रश्न है, दूध राम पीता सही समय पर है। आप देखो वाक्य कौन सा होता है? सार्थक शब्दों का समूह। यहाँ क्या जो शब्द हैं वो अगर अलग अलग इन पदों को देखा जाए तो सही शब्द सब पद सही है, लेकिन इनका जो क्रम है वो गलत है। तो जहाँ क्रम संबंधी अशुद्धि होती है वो किस प्रकार का दोष है या वाक्य का कौन सा तत्व है जिसकी कमी है, किस प्रकार की कोटि है जिसकी कमी है? तो हम देखेंगे किस गुण का अभाव है वाक्य में। इसे देखो तत्व, कोटि या गुण कोई कुछ भी कह सकते हैं। तो योग्यता, अन्विति, आकांक्षा या पदक्रम, तो सही आंसर होगा पदक्रम। वह डायरी में, वाक्य में पूर्णतः शब्दों का अधूरा प्रयोग किस गुण को प्रकट करता है? जहाँ अर्थ को प्रकट करने के लिए शब्दों को पूर्ण रूप से प्रयोग नहीं किया जाता है तो वहाँ पर दोष होता है आसक्ति, अन्विति, पदक्रम या आकांक्षा। तो हमारा सही आंसर होगा आकांक्षा संबंधी दोष। अगला देखते हैं, दूध लुढ़क रहा है, वाक्य में तत्व का अभाव है। देखो ये पढ़ने में ही हमें अशुद्ध नजर आ रहा है कि दूध लुढ़क रहा है। हम जानते हैं दूध लुढ़कता नहीं है, दूध फैलता है, बहता है, गिरता है, दूध बहने वाली चीज़ है। तो यहाँ भी अशुद्धि है। अब हमें ये देखना है कि किस प्रकार की अशुद्धि है। तो यह योग्यता, आकांक्षा, अन्विति या पदक्रम, तो यह भी योग्यता संबंधी अशुद्धि है। जो बाहर खड़े हैं वह अंदर आ जाए, किस प्रकार का वाक्य है? तो ये वाक्य है हमारा संज्ञा प्रधान उपवाक्य, सर्वनाम प्रधान उपवाक्य या विशेषण प्रधान उपवाक्य या क्रिया विशेषण प्रधान उपवाक्य। तो इसमें जो हमारा आंसर होगा, सही आंसर होगा जो बाहर खड़े हैं वह अंदर आ जाए, विशेषण प्रधान उपवाक्य। यदि वाक्य में एक से अधिक कर्ता है और सबकी क्रिया समान है, ध्यान दें, वाक्य में एक से अधिक कर्ता है और सबकी क्रिया समान है तो एक से अधिक उद्देश्य होंगे, सभी कर्ता एक ही उद्देश्य होगा, दो विधेयक होंगे, न उद्देश्य न विधेय होगा। हम जानते हैं वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और एक विधेय होता है। तो वाक्य किसी भी प्रकार से आ सकता है, वाक्य में एक से अधिक कर्ता हो सकते हैं, एक से अधिक क्रिया होती है। तो हमें यही पहचान करनी है कि कौन से उद्देश्य हैं और कौन से विधेय हैं। प्रश्न पूछा जा रहा है वाक्य में एक से अधिक कर्ता है और सबकी क्रिया अगर समान है, एक ही क्रिया है, तो वाक्य में एक से अधिक उद्देश्य होंगे, सभी कर्ता एक ही उद्देश्य होगा, या दो विधेय होंगे या न उद्देश्य न विधेय होगा। तो सही आंसर होगा सभी कर्ता एक ही उद्देश्य होंगे। यानी चाहे कर्ता कितने ही आ जाए, अगर उनकी क्रिया एक जैसी है, एक समान है, तो वह उद्देश्य में ही गिने जाएंगे। जहाँ जहाँ वह गए वहाँ वहाँ उनका स्वागत हुआ, वाक्य में किस प्रकार का उपवाक्य है? तो ये किस प्रकार का उपवाक्य है? संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य या सर्वनाम उपवाक्य? तो यह है क्रिया विशेषण उपवाक्य।
संपूर्ण भाव को स्पष्ट करने वाले पदों के समूह को कहते हैं। देखो बहुत सरल प्रश्न है, बहुत छोटी चीज़ है, लेकिन फिर भी हम कंफ्यूज हो सकते हैं, गलत हो सकते हैं। तो हमें ध्यान देना है। शुरुआत में ही हमने पढ़ा, जब वाक्य शुरू किया तब भी सबसे पहली लाइन, सबसे जो मेन है वाक्य का अर्थ है वह यही है, संपूर्ण भाव को स्पष्ट करने वाले पदों के समूह को क्या कहते हैं? शब्द, वाक्य, रचना या पंक्ति। तो इसे हम कहते हैं वाक्य। सही आंसर होगा वाक्य। ये इस वीडियो का अंतिम प्रश्न था। ये हमारे 25 प्रश्न कंप्लीट हुए। इससे पहले पार्ट 1 में भी हमने 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को डाला। तो आप इन प्रश्नों को पढ़िए, बहुत अच्छे से हल करिए, और अगर समझ में नहीं आता है तो पहले आप वाक्य विचार से संबंधित वीडियो को पढ़िए, उसके बाद आपको ये प्रश्न आसानी से हल हो जाएंगे। और इन प्रश्नों को हल करने के बाद मैं पूरा विश्वास दिलाती हूँ कि आपके वाक्य से संबंधित कोई प्रश्न गलत नहीं होगा। वाक्य विचार संबंधी, शब्द संबंधी और वर्ण संबंधी सभी प्रकार के वीडियो अतिशय एकेडमी पर उपलब्ध है। इन सब की प्लेलिस्ट बना दी जाएगी ताकि ये आपको एक साथ उपलब्ध हो जाए। तो आप इनको देखिए, और अगर वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो जो भी वीडियो डाला जाएगा सबसे पहले आपके पास वीडियो पहुंच जाएगा।